कांशीराम साहब ने बाबा साहब के बाद भारतीय राजनीति में दलित पॉलिटिक्स को एक नई ऊंचाई दी। इसको कोई नकार नहीं सकता। बड़े बड़े राजनीतिक दलों को घुटने पे लाया कांशीराम साहब के राजनीति ने, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। इसी के कारण बीजेपी भी कांशीराम से के साथ हाथ मिलाना चाहती थी और 1996 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े देश के राज्य में कांग्रेस पार्टी ने भी कांशीराम जी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा था। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहुजनों का एक गठबंधन हुआ है, तो उसमें हमारे साथ माने सर हैं। उनसे जानूंगा कि आज ये जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य को आप लोग कहाँ तक कामयाब इसको ले जाएंगे। जो काम मानवर कांशीराम साहब नहीं कर पाए, उस काम को आप लोग करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? सर, सबसे पहले आपको जय भीम। आपको भी जय भीम। आपका मकसद क्या है? जो ये गठबंधन आप बना रहे हैं, पूरे पार्टियों को जोड़ रहे हैं, लेकिन मानवर कांशीराम तो नेताओं को नहीं जोड़ पाए, लेकिन आप नेताओं को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, एक बात है कि बाबा साहब के समय में जो बहुजन आंदोलन था उसका देशव्यापी असर था। तमिलनाडु से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। बाबा साहब के जाने के बाद वो बिखर गया। फिर वही एक्सपेरिमेंट पूरे देश के कोने कोने में, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, तमिलनाडु तक, और ये पूरब में आसाम से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक, कांशीराम साहब ने उसको फिर जोड़ लिया। फिर उसमें टकराव हुआ। कांशीराम जी साहब जाने के बाद वो फिर टूटने लगा। अब हम सारे मेजॉरिटी यहाँ जो आज भारतीय बहुजन गठबंधन के साथी है, वो मेजॉरिटी हम बहुजन आंदोलन की उपज है, पैदाइश है, और इसलिए हम ये सारे पुराने एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो हर एक राजनीतिक दल की अपने अपने स्टेट में छोटी बड़ी ताकत है, तो इन ताकतों को मिलाकर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति क्यों ना हम पैदा करें, ये सोच, ये भारतीय बहुजन अलायंस का आधार है। जैसे सामाजिक लेवल पे कांशीराम साहब ने छोटी छोटी जातियों को जोड़कर बहुजन समाज का एक नया कंसेप्ट ब्रॉड बेस फॉर्मुलेट किया और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक नया आंदोलन को दिशा दी, गति दी। उसी तरह भारतीय बहुजन अलायंस का वही प्रयास है कि ठीक है, आज समय के साथ फिर कमज़ोर हुआ है, लेकिन उसको पुनर्जीवित भी किया जा सकता है। और इसीलिए भारतीय बहुजन अलायंस के माध्यम से फिर एक बार छोटे छोटे दलों में बिखरी हुई राजनीतिक शक्तियों को इकट्ठा करके एक बड़ी राजनीतिक शक्ति पैदा करना, ये बीबीए का लक्ष्य है। सर, मानवर कांशीराम जी ने एक बुकलेट लिखा था, चमचा युग। वो चमचा किसको कहा और आज क्या वो चमचा क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं थोड़ा। कांशीराम साहब ने अपनी ज़िंदगी में 2 किताबें लिखी है। एक 1978 में वाई बामसेप नाम की, और उसके बाद में 1981 6 दिसंबर चमचा एज। 2 ही किताबें हैं। चमचा एज किताब में उन्होंने यही जिक्र किया कि हमारी राजनीति आगे ना बढ़े, इसलिए जो इस्टेब्लिश बड़ी वर्ग की, जाति की पार्टियां होती है, वो हमारे ही समाज में से कुछ चमचे दलाल पैदा करती है, जिसको हम फेक लीडर कहते हैं। और जब फेक लीडर होता है तो जेन्युइन लीडर उभरता नहीं। जैसे नकली नेता पैदा होता है तो असली नेता पैदा करने में मुश्किल होती है, क्योंकि नकली नेता को ही लोगों के ऊपर थोपा जाता है कि यही तुम्हारा नेता है। जैसे गांधी जी ने जगजीवन राम को थोपने की कोशिश की थी, नॉर्थ इंडिया में आप अच्छी तरह से जानते हैं। टकराव बाबा साहब के साथ था। उसी तरह ये चमचों के लीडरशिप के माध्यम से आंदोलन को कमज़ोर करना
जेन्युइन कैपेबल लीडरशिप का पैदा नहीं होने देना, ये ब्राह्मणवादियों के सदियों पुराने हथियार है। वो हथियार का आज भी इस्तेमाल है। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के जिक्र किया कि SC/ST के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 84 SC के हैं, 47 ट्राइबल के हैं, फिर भी वहाँ ट्राइबल की आवाज़ नहीं है। पिछले 10 साल में संसद के पटल पर ना शेड्यूल कास्ट के कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा हुई, ना शेड्यूल ट्राइब कमीशन के रिपोर्ट पे चर्चा हुई। तो ये दर्शाता है कि चमचा युग आज भी जारी है और उसका अंत करना ये भी ज़रूरी है। सर, मानवर काशीराम ने कांग्रेस और बीजेपी को सांपनाथ और नागनाथ कहा, लेकिन उन्होंने बीजेपी से समझौता किया था, उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस को ज़्यादा आलोचना किया। कांशीराम साहब ने बाबा साहब के बाद भारतीय राजनीति में दलित पॉलिटिक्स को एक नई ऊंचाई दी, इसको कोई नकार नहीं सकता। बड़े बड़े राजनीतिक दलों को घुटने पे लाया कांशीराम साहब की राजनीति ने, इसको भी कोई नकार नहीं सकता। इसी के कारण बीजेपी भी कांशीराम से के साथ हाथ मिलाना चाहती थी और 1996 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े देश के राज्य में कांग्रेस पार्टी ने भी कांशीराम जी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा था, जबकि तब 425 सीटें थी उत्तर प्रदेश की, 300 कांशीराम लड़े थे और 125 सिर्फ कांग्रेस के खाते में गई थी। तो कांशीराम जी ने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को घुटने पे लाया, ये असलियत है। अब जो बात आप जो कह रहे कि सांपनाथ और नागनाथ, ये तो आज भी है। इसीलिए तो हमें अपने इंडिपेंडेंट राजनीति को मजबूत करने की ज़रूरत को समझना चाहिए। और ये इंडिपेंडेंट राजनीति जब मजबूत होगी तो ही हम इनसे मुकाबला कर पाएंगे। ये कोई हम भी कोई सपने में नहीं है, हम भी वास्तविकता को समझते हैं, हालात को जानते हैं कि हमारे सामने शत्रु बड़ा ताकतवर है, अपोजिशन बड़ा ताकतवर है, लेकिन हमारे में भी उतनी क्षमता है अगर हम बड़े लेवल पे अपने बहुजन समाज को एक सामाजिक आंदोलन को इकट्ठा करके उसको राजनीतिक ताकत में बदले तो हम भी उनका उतना ही तगड़ा मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात, आज भारत की राजनीति बहुत छोटे वोटों से कंट्रोल होती है। जैसे आप लोकसभा 2024 के निकाल देखें, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, उन दोनों में फ़र्क कितना है? वोटों का फ़र्क कितना है? बहुत कम है। वही कम वोटों वाली जो फ़र्क वाली वोट है ना, उतनी भी हम अपने खाते पे ले लेंगे ना, तो भी ये हमारे पैरों पे आ सकते हैं। मतलब एक बैलेंसिंग और डिसाइडिंग पावर के लिए आप देश लेवल पे आपकी खुद की 10% भी वोट खड़ी करें तो भी आप इंडियन पॉलिटिक्स में किंग मेकर हो। ये स्टेट में भी होता है और ये सेंटर में भी होता है। आज राहुल गांधी जी आज बहुजनों की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आपकी लड़ाई वो नहीं लड़ रहे हैं सर? राहुल गांधी की मजबूरी है, बहुजन समाज की आवाज़ ज़रूरी है। राहुल गांधी कोई राजी खुशी से बहुजन भाषा नहीं बोल रहे। कांग्रेस का जो देश भर गिरता हुआ स्तर है, गिरता हुआ जो लेवल है, उसके कारण कांग्रेस के पास कोई नया डिस्कोर्स नहीं है। इसलिए वो दलित बहुजन डिस्कोर्स को हाईजैक करके कांग्रेस को पुनर्जीवित करना चाहते। ये कांग्रेस का एक नया एक्सपेरिमेंट है। लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस का डीएनए ब्राह्मण है, ये कहने वाले भी नेता हैं। कांग्रेस में दलित पॉलिटिक्स को न मानने वाले भी नेता हैं। वो राहुल गांधी की कितने सुनेंगे वो समय बताएगा। सर, ये जो अभी 1 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, एससी समाज 2 खेमों में बढ़ गया है, तो आप कैसे उनको एक करेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1 अगस्त 2024 को आया। वो कोर्ट का जजमेंट कम है, बीजेपी और संघ परिवार की नीति उसका समर्थन ज़्यादा है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के कारण वो देश का संविधान के आर्टिकल 141 के मुताबिक वो कानून ज़रूर है, लेकिन वो वर्गीकरण की राह भी इतनी आसान नहीं है। देखो, बीजेपी ने ओबीसी के 4 टुकड़े बनाने के लिए रोहिणी कमीशन अपॉइंट करके 4 साल हो गए। रिपोर्ट आके पड़ी है पीएमओ ऑफिस में, तो भी पीएमओ ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर अभी तक उसको लागू नहीं कर पाया। ये भी SC/ST के साथ भी उपवर्गीकरण का मामला है, वो राजनीतिक मामला है और वो राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है। अब हरियाणा सरकार ने घोषित किया हम उसका अमल करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कहा है अगर गलत तरीके से करेंगे तो उसको चुनौती मिलेगी। अगर आपका कमीशन साइंटिफिक डेटा के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं करता है तो कोर्ट हैज़ द पावर टू स्ट्राइक इट डाउन। तो ये भी सामने है, तो वो उनका हथकंडा खेलेंगे, लेकिन उतनी राह उतनी आसान भी नहीं होगी। बीजेपी ने खेल उन्होंने मंदिर में जाने वाले लोगों का डेटा इकट्ठा किया है ना। उन्होंने मंदिर में जाने वाले लोगों का डेटा इकट्ठा किया। उन्होंने डाटा इकट्ठा किया कि कौन कितना पावर है, किसके अंदर कितना पावर है, इस मोहल्ले में या इस सिटी में कितने लोग पावरफुल हैं, उनको कैसे गिराया जाए, उनके साथ कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाए। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, उदाहरण के तौर पे आपका जवाब ये, मेरे बाजू में भारतीय ट्राइबल पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके 4 MLA हैं, 1 MP है। वो कोई धनवान लोगों की पार्टी नहीं है और वो बीजेपी कांग्रेस को हरा कर जीते हैं। तो कुछ जगह धन से काम होता तो टाटा, बिरला, अंबानी खुद प्राइम मिनिस्टर बनता। आप अभी सुन लो, धन्नो सेठ से राजनीति को कंट्रोल किया जा सकता है, हम बात से सहमत है, लेकिन ये हमेशा सफल नहीं होगा। झारखंड की पॉलिटिक्स देखो, झारखंड में क्या बीजेपी नहीं है? तो क्यों बीजेपी वहाँ पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती? मेरा कहने का जो तात्पर्य है उसे आप उन्होंने जो डाटा इकट्ठा किया है, करने दो ना, हमारा भी अपना डाटा है ना। आप वो अपनी मीटिंग को रात के 12 बजे से 4 बजे तक करने दो। इसके उपलक्ष्य में आप लोगों को कैसे मिल रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई, जो हमारे अपोजिशन में है उसके जो भी टेक्निक है वो डिफीट करने वाली नीति हमारी होगी। अगर वो उसके मुकाबले में हमारी स्ट्रैटेजी उससे मजबूत है तो वो हारेंगे, हम जीतेंगे, सीधी बात है। समाज के अंदर काम करते हैं जो लीडर उभर के आ रहा है, उस पर केस लगा देते, उसके बच्चों में केस लगा देते, उसको उभरने ही नहीं देते। इसके लिए आप क्या करेंगे? एक है कि अभी भी देश में संविधान और कानून पूरा मरा तो नहीं, जिंदा तो है। जिंदा है कि नहीं? पूरा तो मरा नहीं। ये करेंगे। अब ईडी में किसको लगा देंगे, इनकम टैक्स में किसको फंसा देंगे? जिसके पास कुछ है, जो बिल्कुल भूखा नंगा है, उसको क्या करेंगे? उसके लड़के को कोई केस लगा, कुछ नहीं होगा, वो तो होता रहेगा। जितना दबाएंगे उतना खड़ा होगा। वो तो होगा ना, उससे एक क्या लाइन फर्क की बात पड़ता है? जितना कोई दबाएगा उतना खड़ा होगा। बाउंस बैक होता है ना। हाँ, बिल्कुल, इसका एक ही जवाब है। हाँ। माने सर, आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।